अगर आपको भी यही लगता है कि इंडिया में बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन सिर्फ मनाली या कश्मीर है, तो आज का ये वीडियो आपका ओपिनियन बिल्कुल चेंज कर देने वाला है। क्योंकि मैं हूँ अभी सिक्किम में, और जो यहाँ मुझे देखने को मिला वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सिक्किम सच में इतना हाइप डिजर्व करता है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सिक्किम ट्रिप की कंप्लीट प्लानिंग बताऊंगा कि कैसे आना है, कितना खर्चा आएगा, परमिट्स का क्या सीन है, और साथ ही अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो अगर आप सिक्किम का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका काफी पैसा और टाइम दोनों बच सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्किम कैसे पहुंचा जाए। यहाँ आने के बेसिकली 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप फ्लाइट ले सकते हो और बागडोगरा आ सकते हो, या फिर ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी तक आ सकते हो। लेकिन अगर आप बजट में ट्रेवल करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। मैंने अपने घर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी सिलीगुड़ी के लिए, और सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद वहां से मैंने शेयरिंग टैक्सी ली गैंगटॉक के लिए, जो मुझे अप्रॉक्स 350 रुपीज पर पर्सन में पड़ी। और अगर सच बोलूं तो ये ऑप्शन सबसे सस्ता और कन्वीनियंट भी है। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद फाइनली हम गैंगटॉक पहुंच गए। अब गैंगटॉक पहुंचने के बाद बात करते हैं स्टे की। गैंगटॉक में आपको बजट होटल्स इजीली 800 से 1500 के बीच मिल जाएंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन सीजन। अगर सीजन पीक होता है तो थोड़े और महंगे मिल सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल सीजन में आप जाते हो तो इस रेंज के बीच में आपको इजीली होटल मिल जाएंगे। अब मैंने जिस होटल में स्टे लिया था उस होटल का प्राइस था 1000 फॉर 4 पर्सन, और ऑनेस्टली बताऊं तो इस बजट में ये काफी डिसेंट होटल था। तो लगभग 4-5 घंटों के सफर के बाद हम शाम तक अराउंड 7 बजे गैंगटॉक पहुंच जाते हैं। होटल में चेकिंग करते हैं, लेकिन रेस्ट नहीं करते हैं, सीधा निकल जाते हैं बाइक रेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ परमिट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हमने सोचा कि सारे डॉक्यूमेंट्स और जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आज रात में ही पूरा कर लेते हैं। इससे जो हमारा नेक्स्ट डे है उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज उसी रात पूरी कर ली, जिससे कि नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे तक हमारा परमिट रेडी हो चुका था और हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। अगर आप भी सिक्किम आ रहे हो तो ये टिप्स जरूर फॉलो करना, एक पूरा दिन बच सकता है आपका। अब परमिट्स के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड या पैन कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी। अगर आपके पास अपना आईडी नहीं है तो फैमिली मेंबर का आईडी भी एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो बंदा बाइक ड्राइव करेगा उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। इसलिए अगर आप सेल्फ राइड प्लान कर रहे हो तो अपना डीएल जरूर कैरी करना। तो नेक्स्ट सुबह हम 9 बजे पहुंच गए अपनी बाइक लेने, और वहां से हम सीधा निकल गए ईस्ट सिक्किम को एक्सप्लोर करने। अब हमने बाइक जहां से रेंट करी थी उस शॉप का नाम था मोटो राइड, और ऑनेस्टली बताऊं तो ओनर काफी हेल्पफुल था। बाइक का रेंट था अराउंड 1500 रुपीज, और परमिट का एक्स्ट्रा 1000 रुपीज पर बाइक लगा। हम टोटल 4 लोग थे तो हमने 2 बाइक रेंट करी थी। और एक चीज जो मुझे यहाँ की अच्छी लगी, बाइक काफी वेल मेंटेन थी, हमें राइड पे कोई भी इशू नहीं आया। तो आप भी सिक्किम आके बाइक रेंट करने का सोच रहे हो तो इसका कॉन्टेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इजिली उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो भाई लोग अपना राइड जो है वो सिक्किम से शुरू हो चुका है, बाइक राइड, और अपना पहला डेस्टिनेशन है पेट्रोल पंप, क्योंकि वहाँ से फिलअप कराएंगे फिर उसके आगे बढ़ेंगे। आज हमें कवर करना है शांगू लेक, खारदुंगला पास, और एक जगह बाबा मंदिर है, बाबा साहेब मंदिर। ये 3 डेस्टिनेशन मुझे हमें आज कवर करना है, और उसके बाद जुलूक के लिए निकलना है। तो भाई ये राइड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहें और आनंद में खूबसूरत नज़ारों का। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमने सोचा कि फ्यूल फुल करवा लेते हैं, क्योंकि आगे के रूट्स पे पेट्रोल पंप इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। हमने दोनों बाइक्स की फ्यूल फुल करा लिया कि आगे कोई रिस्क ना हो, जिसमें टोटल अराउंड 2500 रुपीज का खर्चा आया। तो आप भी जब निकलो तो ट्राई करना कि स्टार्टिंग में ही टैंक फुल करा लो, सेफ रहता है। आज हमें कवर करना था अराउंड 120 किलोमीटर, और पहाड़ों में डिस्टेंस से ज्यादा टाइम मैटर करता है, क्योंकि रोड्स यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, काफी कर्वी और स्लिम होते हैं। इसलिए सेम डिस्टेंस में प्लेन एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है।
तो अगर आप भी ऐसा रूट प्लान कर रहे हो तो सुबह जल्दी निकलना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब जैसे ही हम गैंगटॉक शहर से बाहर निकलते हैं कुछ 6-7 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हमें अपना पहला चेक पोस्ट मिलता है जहां हमारा परमिट पहली बार चेक होता है। परमिट चेक करवाने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े यहाँ से व्यू बिल्कुल चेंज होने लग जाते हैं। पहाड़ों के रंग बदलने लग जाते हैं और माउंटेन्स और भी क्लोज फील होने लगते हैं। भाई क्या ही नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से, मतलब यार सच अ रेयर ब्यूटी मैन। ये स्लिप रोड्स भाई, कर्व एक नंबर भाई। ये देखो, ये रोड देखो, ऐसे हम लोग ऐसे किसी नीचे से आए ऐसे ऊपर चढ़ते हुए, और भाई बीच बीच में प्लेइंग फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, वो जब हवा के साथ मतलब ऐसे उड़ रहे हैं तो और अच्छे लग रहा है भाई। मतलब एक नंबर लग रहा है, बहुत सेक्सी नज़ारा है, बहुत ज़्यादा। और एक चीज जो मुझे इस रूट पे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थे रोड के साइड में लगे बड़े बड़े प्लेइंग फ्लैग्स, जो ऑनेस्टली अलग ही सुकून दे रहे थे। रास्ते भी काफी खाली थे, जो शांति थी ना वो इस राइड को और भी मेमोरेबल बना रही थी। लोग बस भाई बढ़िया बढ़िया। भाई ये रियल है क्या? AI है AI। AI भी नहीं बना पाएगा भाई ये अपना भाई। और भाई क्या हाल चाल? अरे अभी वीडियो बनेगा, रुको ना। देखो ना गाइस। इसमें तो देखो ना। भाई क्या ही दिख रहा है मेरे दोस्त, ये साला भाई ये रियल नहीं हो सकता भाई। भाई अपन जितना ऊपर जा रहे हैं वो कंचनजंगा उतना क्लियर और उतना पास दिख रहा है। नहीं भाई ये रियल नहीं हो सकता। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और बाइक राइड का मजा उसी हिसाब से डबल होता जा रहा था। हम लोग ग्रेजुअली एल्टीट्यूड गेन कर रहे थे और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे नीचे वैली का व्यू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा था। ड्राइवर चेंज कर रहे हैं क्योंकि ग्लव्स के बाद भी भाई हाथ एकदम लग रहा है कट के गिर जाएगा ऐसा। भाई बहुत ठंड है ऊपर, और अभी और ऊपर जाना है, देखते हैं पता नहीं क्या होगा। बाकी आप देख सकते हो, ये नज़ारे चेक करो, स्नो दिखना शुरू हो गया अपने को। ये देखो पुराना स्नो दिख रहा है, इधर इधर सब जगह स्नो है, और रोड तो भाई एक नंबर है। भाई यही लाइफ चाहिए बहन, यही चाहिए लाइफ। तो भाई लोग फिर से रुक चुके हैं एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जैसे जैसे हम लोग ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं वैसे वैसे भूख बढ़ रही है और थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि पहले रुक के कुछ खा लेते हैं। भाई ऐसी जगहों पे आओ तो पहले रुक के कुछ ना कुछ खा लो भाई, पेट भरे रहो, मतलब एकदम भी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा पेट भरे रहो, मतलब पेट खाली ना रहे। और भाई नज़ारे तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हर अगला नज़ारा पिछले वाले नज़ारे से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ऐसा सीन है यहाँ पे कुछ। भाई माइंड ब्लोइंग लैंडस्केप, पूरी लद्दाख वाला फील दे रहा है ऐसा। मेरे पीछे देखो ऐसा ब्राउन माउंटेन, और मेरे जस्ट सामने देखो ग्रीन माउंटेन। इधर आर्मी बेस कैंप वगैरह है तो उधर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और ये रोड्स देखो कितनी सेक्सी है भाई, ये देखो। और अपने को अभी इसी ऐसे ही रोड से ऐसे करके 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 ये फिर ऊपर रोड दिख रहा है यहाँ पे, वैसे रोड के फिर हम लोग को ऐसे ऊपर जाना है, पूरा भी ऊपर जाना है। अभी तो भाई खारदुंगला आने वाला है, मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और
छांगू लेक के लिए, जो कि सुन रहे हैं अभी कि फ्रोज़न है। अगर फ्रोज़न मिल गया तो भाई फिर तो मज़ा आ जाएगा। तो आइए फटाक से नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने मंगाई है मैगी, ब्रेड ऑमलेट और मोमोज़। तो देखते हूँ, खाते हैं और फिर निकलते हैं। जल्दी भी करना है क्योंकि 2-3 स्पॉट्स कवर करने हैं, तो इतना टाइम है नहीं अपने पास भाई। बाकी आदित्य भाई वीडियोग्राफी कर रहे हैं, हम ब्लॉग्स देख रहे हैं, ग्लव्स देख रहे हैं, पैसा नहीं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पहाड़ों पे आके। ये देखो, ये हवाबाज को देखो। इसको कोई थप्पड़ गरम ब्रेड ऑमलेट और मोमोज आ चुके हैं। आदित्य भाई फ़ोन से कंसंट्रेशन हटाओ और खाने पे लाओ। मोमो लपेटेगा भाई तू। चीज़। चीयर्स। चलो भाई, पेट पूजा करते हैं, फिर कोई काम दूजा करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं छांगू लेक, लेकिन हमने यहाँ रुकने का प्लान ड्रॉप किया क्योंकि नाथुला पास की एंट्री आफ्टरनून अराउंड 2 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम नाथुला पास कवर कर लेते हैं और वापस आते वक्त प्रॉपरली छांगू लेक एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर आप भी ये रूट प्लान कर रहे हो तो पहले नाथुला पास ही कवर करना, वरना मिस हो सकता है। टाइम से पहुंचना कितना जरूरी है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। नाथुला पास बंद हो गया। नाथुला पास बंद हो गया। You are too late. फॉर नाथुला पास। Too late. Late हो गया भाई, बात करना इससे। हाँ, नाथुला पास बंद हो गया, लेट हो गया। बैक कॉल कर देते हैं बस। अरे मैंने बोला था दे नहीं रहे हो। अच्छा रामू सर अभी 2 नहीं बजा है ना, प्लीज आ जाएंगे सर। अभी ऊपर तो भाई हमारे को ऊपर से मैसेज नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ओके अभी बंदे के ऊपर हो गए ना, लेकिन क्लोज हो गए। मतलब जो गए होंगे वो तो उधर ही होंगे ना। हाँ, आ रही गाड़ी आ रही। सर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जल्दी नाइट में होल्ट है आगे, जुलूक फुलूक है। जुलूक में नाइट में होल्ट है। जुलूक में ही रहना है। ये रास्ता जाएगा ना। हाँ जी जाएगा। फिर से ऐसा नाथुला पास घूम के रिटर्न आना है ना। हाँ नाथुला से और कहाँ चाइना थोड़ी जाना है। कति किलोमिटर होला? 4-5 किलोमिटर होला है। अघि 6 देखाउँदै थियो हो। टेस्ट गर्नु सक्छु होला। यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल का ये वजह है कि ये प्रॉपर बॉर्डर एरिया है और काफी हाई एल्टीट्यूड पे भी, इसलिए वहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। रोड्स भी काफी नैरो हैं, तो अगर फॉग या बैड वेदर हो जाए तो ड्राइव करना काफी रिस्की हो जाता है। इसी वजह से यहाँ 2 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। नाथुला पास पहुंचने के बाद हवा काफी तेज और ठंडी रहती है। हम थोड़ा लेट हो चुके थे, जिसकी वजह से आर्मी ऑफिसर्स सबको वापस भेज रहे थे, इसलिए हम इंडो चाइना बॉर्डर तो नहीं देख पाए। लेकिन ठीक है, वो कहते हैं ना, जितना नसीब में रहेगा उतना ही मिलेगा। उससे ज्यादा आप कुछ भी कर लो, नहीं मिल सकता। तो भाई फाइनली वी रीच एट नाथुला पास। ऊपर आती हवा बहुत तेज चल रहा है, बहुत ज्यादा तेज, और यहाँ पे टाइम हो चुका है। हमको रिक्वेस्ट करना है कि 2 बजे की एंट्री अलाउ नहीं है। इतना तेज हवा, इतनी ठंडी हवा है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। लिटरली मेरा ऐसे ऐसे हो रहा है भाई। और ये देखो भाई नज़ारे आके। ये देखो भाई, वी आर एट 14,140 फीट fucking altitude.
भाई मज़ा आ गया भाई, एक नंबर। भाई हाथ पूरा सुन्न पड़ चुका है। ये जो हवा चल रही है बहुत तेज़ है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब हवा तो है ही नहीं, आंधी है ये, और फ्रीजिंग कोल्ड है भाई। हाथ एकदम ऐसे नहीं हो रहा है। अब काफी लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि नाथुला पास पे जाके ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है या नहीं। तो हाँ, यहाँ थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी सांस ही आना बंद हो जाएगी। अगर आप फिट हो और ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज नहीं है तो आप यहाँ इजीली मैनेज कर सकोगे। भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाथुला पास है 14,140 फीट, 14,140 फीट पे। भाई जो सुकून मिल रहा है यहाँ पे ना, एक नंबर। अब मुझे ही देख लो, मैं यहाँ काफी कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए मैंने तो पुशअप भी ट्राई किया। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लोग यहाँ के ऐसा करो। डोंट ट्राई दिस एट हाई एल्टीट्यूड। मैंने बस टेस्ट करने के लिए किया था, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसा कुछ जाके वहाँ ना करें। भाई इतनी ठंड है इधर, पूरा ठंडी की तरह से मास्क ये करता हो, चश्मा सब प्रिपेयर है, तब भी ठंडी से कप रहा है। अब नाथुला पास से वापस आते वक्त हम रुक गए छांगू लेक पे, जहाँ काफी लोग ऑलरेडी एंजॉय कर रहे थे। तो भाई छांगू लेक पे पहुंच चुके हैं। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, थोड़ा क्राउडेड है। याक्स पे तो लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, राइड कर रहे हैं, लेक के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और बाकी अभी जो लेक है वो पूरी तरह से फ्रोज़न नहीं है, बीच में ही थोड़ा फ्रोज़न है। और ऊपर पीछे पहाड़ है बहुत सुंदर सुंदर, मतलब ब्लैक माउंटेन, जो देख के अलग ही जोश बढ़ा रहा है। और भाई बस और कुछ तो देखने लायक नहीं है यहाँ। लेक ये जो खूबसूरत है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो बस यहाँ से अब आगे निकलेंगे सुलुक की तरफ। कोई याक राइड ले रहा था तो कोई फोटोज क्लिक कर रहा था। हमें यहाँ से जुलुक भी पहुँचना था, और जैसे जैसे शाम रात में बदल रही थी, ठंड काफी बढ़ती जा रही थी और हवा उतनी ही तेज होती जा रही थी। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमने जुलुक की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। अब जुलुक की तरफ बढ़ते हुए रास्ते और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। हाँ, ठंड काफी ज्यादा थी, ग्लव्स के अंदर भी हाथ सुन्न हो जा रहे थे, लेकिन जो ये नज़ारे थे वो उस ठंड का एहसास भी कम कर रहे थे। हर टर्न पे एक नया व्यू मिल रहा था और राइड और भी मेमोरेबल बनती जा रही थी। और थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए एक बहुत ही प्यारी और पीसफुल जगह, बाबा मंदिर। ये मंदिर किसी भगवान का नहीं है, बल्कि हमारे देश के बहादुर जवान का है, बाबा हरभजन सिंह जी का। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा मंदिर। भाई इतना ठंडे की ये सब जाम हो चुका है, बोला भी नहीं जा रहा है, और हाथ के तो बुरे हाल हैं भाई। एक्चुअली ये मंदिर है एक, ये कोई मंदिर मतलब किसी भगवान का नहीं है। यहाँ पे एक हमारे इंडियन फौज के इंडियन, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ये होट ही नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ पे एक फौजी, मतलब एक सोल्जर की पूजा होती है। जिनके बारे में कहा जाता है कि शहीद होने के बाद भी आज तक ये बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे जब मैंने वीर जवानों को मत्था टेकते हुए देखा तो सच में मेरे रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए और शरीर में एक अलग सी सनसनाहट जैसी फील होने लगी। अंदर बाबा जी का एक एक सामान संभाल के रखा हुआ है, जो इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफी पैट्रियोटिक था। भाई बहुत ही इंस्पायरिंग जगह है ये।
और आके यहाँ बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। सैल्यूट है ऐसे भाई लोगों को। अब मन तो नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का, मन ये कह रहा था कि यहाँ थोड़ा टाइम और स्पेंड किया जाए, लेकिन हमें टाइम पे जुलुक भी पहुँचना ज़रूरी था। इसलिए हम वहाँ से निकल पड़े जुलुक की तरफ। और जैसे ही हम जुलुक सिल्क रूट के करीब पहुँचने लगे, हमें फाइनली वो नज़ारे देखने को मिला जिसके लिए जुलुक जाना जाता है। अगर सच कहूँ तो ये अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था इस ट्रिप का। हमारे सामने था बादलों का समुंदर और उनमें उठती हुई लहरों जैसा मोमेंट। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम आसमान के ऊपर खड़े हो और क्लाउड्स हमारे नीचे फ्लो कर रहे हो। ये व्यू तो कैमरा में कैप्चर हो सकता है, लेकिन जो हम अभी फील कर रहे थे वो नहीं। सनसेट होना शुरू हो चुका था और हम पहुंच गए थे द ओल्ड सिल्क रूट जुलुक। ये रोड्स काफी नैरो और कर्वी है और एक साइड सीधा खाई है, इसलिए यहाँ ड्राइव करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। सनसेट की वजह से आसमान का रंग बिल्कुल लाल हो चुका था और नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सफेद बादलों की एक चादर बिछी हो। ये मोमेंट सिर्फ इस ट्रिप का नहीं बल्कि मेरे लाइफ का भी बेस्ट मोमेंट में से एक था। सच बताऊं तो इस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। फिर हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और सूरज भी पूरी तरह से ढल चुका था। अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे वैसे वैसे बादल और पास आते जा रहे थे। एक पॉइंट पर तो हम लिटरली क्लाउड्स के अंदर ही राइड कर रहे थे। इतना डेंस फॉग हो गया था कि कुछ भी क्लियरली दिखाई ही नहीं दे रहा था। बादल रुक के आ चुके हैं और ऊपर से नीचे आते 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 बादलों भी बीच जाते हैं। और अभी भाई हमारा कुछ लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है और दिख कुछ नहीं रहा। और रास्ते भी सीधे नहीं है, बिल्कुल ऐसे जिगजैग वाले हैं, क्योंकि अगर सिल्क रूट पे है ना तो सिल्क रूट का रास्ता तो ऐसा ही आपको जानते हैं, तो ऐसे जिगजैग स्टे तक पहुँचने वैसे हम में आ रहे हैं। उस मोमेंट पे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन महादेव का नाम लिया और सफर जारी रखा। और फाइनली हम पहुंच गए अपने आज के स्टे पर, जुलुक विलेज। यहाँ हमने एक होम स्टे लिया जो हमें अराउंड 1000 रुपए में मिल गया 4 लोगों के लिए। एक बात का और ध्यान जरूर दीजिएगा कि यहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं होता और किसी होम स्टे में तो वाईफाई भी नहीं होता, तो इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अब सुबह से कॉन्टिन्यूअस राइड की वजह से काफी थक गए थे, तो डिनर करके सीधा रेस्ट करने निकल गए, क्योंकि कल फिर एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ हम अपने इस सफर को यहीं एंड करते हैं। सिक्किम का ये पार्ट ऑलरेडी इतना अमेजिंग था, लेकिन जो आगे आने वाला है वो इससे भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नॉर्थ सिक्किम, जहां मिलेगा स्नो, वैलीज और कुछ ऐसे व्यूज जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे ट्रिप में टोटल खर्चा कितना आया वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। टिल देन टेक केयर।